रिवीजन सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये रिवीजन सीरीज का 5वां क्लास है और आप इसमें फटाफट से पूरे क्लास का रिवीजन कर पाएंगे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं, ये चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। दैट मे बी इंक्लूडेड इन द कंपलसरी सेक्शन, तो एग्जाम में आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में भी वही चैप्टर ज़्यादा हिट करता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल सकता हूँ जितना आपको वेटेज देना हो, बट 10 मार्क्स तक का मुझे लगता है कि इस बार आपका क्वेश्चन में पेपर में रहना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सबसे पहले अपने एक डिफरेंस नोटिस करेंगे कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले ये समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। होता है बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ठीक है, कैश का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि मेरा अल्टीमेटली कैश हमने प्रॉफिट कमाया या कैश इनफ्लो हुआ, तो मैं उस प्रॉफिट को या उस कैश इनफ्लो को किधर यूज़ किया हूँ, वेदर दैट हैड बीन यूज फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कि आपका बोल सकते हैं कि वो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया, या आपने उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया, यानी कि बिजनेस में लॉस होगा तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कैश फ्लो। और या तो आपने उसे हो सकता है कि डेट को, लोन को रीपे करने के लिए यूज़ कर लिया। बहुत साधारण से एग्जांपल से समझेंगे आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप अपने आप को एक पोजीशन में डालिए, सो यू विल गेट द कंसेप्ट कि अल्टीमेटली ये एक बंदा है और यदि इस पर्सन को पैसे चाहिए तो ये पर्सन पैसे कहाँ से जुगाड़ कर सकता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। यदि एक बंदे को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक पर्सन है, यदि इसको कैश का जुगाड़ करना है तो ये कैश कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकता है, उसकी बात कर लेते हैं अपने। ये बंदे को यदि कैश चाहिए तो बोलते हैं कि ये बंदा कैश कहाँ से जुगाड़ कर सकता है, इनफ्लो। तो एक इमेजिन कर रहे हो आप, एक इमेजिनरी सिचुएशन लो कि ये अपने पास कैसे ला सकता है। नंबर 1, इसके पास कैश फ्लो हो सकता है थ्रू कमाई करके, यानी ये बंदा अर्न करता हो, यानी कि अपने प्रॉफिट, यानी कि ये मेहनत करके प्रॉफिट कमा सकता है, यानी कि आप ये बिजनेस में प्रॉफिट कमाकर पैसे ला सकता है, यानी कि पहला चीज हो गया कि आपका प्रॉफिट। दूसरा, ये बंदा और कहाँ से कैश इनफ्लो कर सकता है, इसके पास और पैसे कहाँ से आ सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है कि यदि इसके पास फाइनली प्रॉफिट कुछ नहीं करता है, ये बंदा निकम्मा है, तो हो सकता है अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है उसको ये सेल करके पैसा जुगाड़ करता हो। सो इन दैट केस ये अपने एसेट्स को बेचेगा, जितने इसके दादा परदादा प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं ये बेचेगा, तो यानी कि सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि ये एसेट्स बेचकर पैसा ला रहा है, तो ये अपने सेकेंड एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं कि सेल ऑफ एसेट्स है, जहाँ से ये पैसे को जुगाड़ करता है। दैट इज़ पार्ट 2, यानी कि सेकेंड हो गया। तीसरा हो गया, एसेट्स भी बेचने को नहीं है तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, बोलते हैं तब ये पैसे कहाँ से ला सकता है, तो बोलते हैं देन इन दैट केस वो अपना बिजनेस में रुपए कहाँ से लेकर आएगा या अपने पास कहाँ से लाएगा, तो बोलते हैं बोरो करके, यानी कि यहाँ पे फाइनेंस फंडिंग कराएगा बोरो करके, यानी अपने लिख सकते हैं बोरोइंग्स। ये 3 इसके पास सोर्स हो गए पैसे आने के, ठीक है ना। यदि ये तीनों से पैसे आए तो अल्टीमेटली आप जानते हैं ना, ये अल्टीमेटली ये पैसे इधर आए, एक बैग के अंदर में ये क्या करेगा, इसे भर लेगा। एक बैग में पैसे भर लिया, ठीक है, ये बैग में पैसे आ गए, ठीक, ये हमें समझ में आ रहा है ना अल्टीमेटली कि ये पैसे तीनों सोर्स से इस बैग में आए। अभी ये बैग को खाली करेगा तो बोलते हैं ये बैग अल्टीमेटली कहाँ कहाँ खाली हो सकता है, या ये पैसे को वो कैसे यूज़ कर सकता है, हम लोग उसकी बात कर लें तो बोलते हैं उसे यूज़ कर सकता है। वैसे ही यदि वो किसी जगह बिजनेस कर रहा है और उसके अंदर में उसने क्या किया है, लॉस कर दिया, तो बिकॉज ऑफ लॉस उसका ये जो बैग है वो खाली हो जाएगा। यानी कि यदि वो किसी ईयर में लॉस कर रहा है अपने बिजनेस में, तो वो आपका जो कैश है, ऑब्वियस है कि लॉस होने का मतलब है आपके ऊपर डेट, लोन ज़्यादा हो गया, या आपका सप्लायर का बिल ज़्यादा हो गया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है
कि वो परचेज ऑफ एसेट्स करे, यानी कि सेल नहीं करके कोई नया एसेट्स खरीद लिया है, तो परचेज ऑफ एसेट्स के कारण भी अल्टीमेटली क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। और तीसरा है कि ये बोरो जो पहले कर रखा था उसका रीपेमेंट कर रहा हो, तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स या रीपेमेंट ऑफ लोन आप बोल सकते हो। तो दैट इज थर्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अपने बोल सकते हैं, तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं ना, इसी को अपने बोलते हैं ब्रॉडली इसको समझने के लिए, तो इस सिचुएशन को ही बोलते हैं कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है उसका 2 रिजल्ट हो सकता है, दोनों में से कोई एक रिजल्ट होगा एक साल में, तो वो है इधर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ सो ये आपके लिए प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस यदि हुआ तो ये आपके लिए अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव बात है। लॉस हुआ तो नेगेटिव बात है, इसके लिए कैश आपके पास से जाएंगे। सेल ऑफ एसेट्स, अल्टीमेटली आप एसेट्स बेच के आपके पास पैसे आए, एसेट्स बेचकर ये अच्छा बात नहीं है, बिकॉज यदि आप एसेट्स खरीदते हो तो उस केस में आपके पास से कैश गए, ये अच्छा बात है, इट शोज दैट यू आर ग्रोइंग। और बोरोइंग्स यदि कर रहे हैं तो हो सकता है अच्छा भी हो सकता है खराब। आप फंड को कैसे यूज़ करेंगे वो एफएम में आप पढ़ते हो कि आप फिनेंशियल मैनेजमेंट आप बेटर समझते हो, तो वो आपको एफएम में पढ़ाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाने के लिए हूँ, तो अकाउंट्स में हम लोग बात किए जैसे एक पर्सन है, तो आप तो जानते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको भी पैसे की ज़रूरत है, वो भी बिजनेस करता है, तो उसके पास इनफ्लो जो हो सकता है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस भी ऐसे ही पैसे जुगाड़ कर सकता है। तो अपने इसे 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिए। पहला हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये, और ये हो गया आपका सेल ऑफ एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और आपका बोरिंग्स हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये इधर में आप बोलेंगे तो सब प्लस हो रहा है, और इधर में आप बोलेंगे तो यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का माइनस हो रहा है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का माइनस, यानी कि कैश आउटफ्लो यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी आपका रीपेमेंट ऑफ लोन होने का मतलब भी हो गया कि ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का नेगेटिव है, मतलब कि कैश आउटफ्लो है। हम लोग बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, रीज़न क्या है बनाने का, तो ये तो हमने आपको एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल समझाया है कि आखिर एक बंदा कैसे पैसे का जुगाड़ करता है, वैसे कंपनी अपने लिए फंड का जुगाड़ करता है, एंड दैट फंड गेट डिप्लॉयड फॉर द वेरियस रीजंस, तो वो रीजंस मैंने बता दिया। अब हम लोग बोलें कि ये बंदा कि मतलब ये जो हम लोग समझे तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है। बहुत सिंपल है, बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रॉफिट शो करता है एक्रूअल बेसिस में, एंड अंडर एक्रूअल बेसिस आपको प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट में जाकर चेक करते हो तो बैलेंस शीट के अंदर में आपको कैश बैलेंस शीट में कैश बैलेंस नहीं दिखता है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क अलर्ट हो जाता है कि यार हमने तो बिजनेस, हमारा पीएल शो कर रहा है कि मैंने तो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन हमारा बैलेंस शीट में 5 करोड़ तो छोड़ो, वहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है मुझे, तो अल्टीमेटली मेरे पैसे गए कहाँ। कि मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको गाइड करता है कि आपके पास जो कैश आए उस कैश को आपने कहाँ डिप्लॉय किया, तो बोलते हैं कि इनफ्लो ऑफ कैश जो आपके पास आ रहा है और उसका आउटफ्लो हम देख पाते हैं थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक बच्चा तुरंत बोला, सर आप देखो एक बात बताओ, ये तो कैश बुक में भी दिखता है। एकदम राइट, आप कैश बुक में भी ये चीज दिखाई देता है, बट एक प्रॉब्लम है कि कैश बुक में क्या होता है, चीज़ों को कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ नहीं रहता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शंस ऑकर्ड होते हैं उसी सीक्वेंस में वहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ऑकरेंस। तो मतलब क्या हो गया, 50 बार सेल हुआ तो 50 बार कैश बुक में सेल आ गया, 50 बार परचेजेस हुआ तो 50 बार आपका परचेजेस का एंट्री आ गया। महीने में मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है साल भर में हजारों और लाखों बार का परचेजेस एंड सेल का ट्रांजैक्शन हो, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, आपने इंटरेस्ट पेड किया है, ये सारे चीज कमीशन पे किए हैं, ये सारे चीज आपके कैश बुक में बार बार आते रहते हैं। तो बोलते हैं कैश बुक में आखिरकार माइनस क्या है, बोले कैश बुक का आखिरकार माइनस ये है कि कैश बुक के अंदर में अपने एक चीज देखते हैं कि कैश बुक के अंदर में माइनस ये है कि अपने को पूरा जो समराइज्ड वे में नहीं मिलता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट द समराइज कैश
बुक? यस, दिस इज समराइज कैश बुक। यहाँ पर आपको एनालाइज करके 3 कैटेगरीज में चीज़ों को बांट दिया जाता है। आप मार्केट जाते हो और आपको कुछ शॉपिंग करने के लिए दिया गया, और आपको मम्मी के लिए भी शॉपिंग करना है, छोटे भाई के लिए भी शॉपिंग करना है, और दीदी के लिए भी शॉपिंग करना है। मान लो 3 लोगों के लिए आपको शॉपिंग करके लाना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ सोचो, तीनों के लिए कुछ ना कुछ खरीदा गया। अब आप कैसे बताओगे? एक एक सामान का नाम बताओगे, वो ज़्यादा बेटर है, या आप बोलोगे मम्मी के लिए शॉपिंग का कॉस्ट इतना, दीदी के लिए इतना, भाई के लिए इतना, ये विच वन इज़ बेटर? तो बोलते हैं सेकेंड ऑप्शन इज़ बेटर, बिकॉज वहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज मिल जा रहा है कि किसके ऊपर कितना खर्चा किया गया। सो हमें कैटेगरीज वाइज रिपोर्ट चाहिए, रैदर देन मुझे सारा डिस्क्रिप्शन बताओ किसके लिए क्या क्या आइटम खरीदे गए। बोला आइटम का डिटेल्स जानना, कैश बुक देखो ना, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताओ फिर, तब तो आप कैश बुक डेट वाइज चेक करो कि किस डेट में क्या खरीदा गया, किसको क्या पेमेंट किया गया, किससे कितना मिला और आपको कब कब मिला, वो सब डिटेल्स आपको कैश बुक में मिल जाएगा। यहाँ आपको अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने बेसिकली समराइज कैश फ्लो, ये समराइज कैश बुक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर अपने कैटेगरीज वाइज इनफ्लोज एंड आउटफ्लो दिखाते हैं। यदि ये बेसिक बात समझ में आ गया ना, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि क्यों बनाया जाता है आखिरकार कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप समझ गए। और कैश बुक एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है? तो बोलते हैं कि कैश बुक एंड कैश फ्लो में डिफरेंस एक ही चीज़ क्या है कि ये आपका समराइज्ड वे में कैटेगरीज वाइज, ग्रुप वाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो शो करता है, जबकि आपका कैश बुक में समराइज्ड नहीं होता है। वहाँ पर अपने चीज़ों को क्या करते हैं, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मेरा बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो ये रहा डेफिनेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समराइज्ड रिपोर्ट which shows flow of cash under different categories with operating, investing and financing for the period, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए से फॉर द 12 मंथ्स अपने ये बना रहे हैं, तो 12 महीने के लिए जो आपका फ्लो ऑफ कैश है और आपका अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, इस 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके ये एक पर्टिकुलर समराइज्ड वे में प्रेजेंट करता है। दिस कैन ऑल्सो बी दिस कैन ऑल्सो बी सेड कि ये आपका समराइज्ड कैश बुक ही है, ठीक है। समराइज्ड कैश बुक ही है, क्योंकि कैश बुक में चीज़ों को हम तो लिखते ही हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वही चीज़ यहाँ पर है, बट कैश बुक में हमें सिर्फ टारगेट होता है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कैश मैनेजमेंट हमारा टारगेट होता है। यहाँ पर हमारा टारगेट होता है कि हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके बोल सके कि मेरा कौन से कैटेगरीज में कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ। अब हम लोग यदि बोले कि मेथड हमारा कैश फ्लो क्या है बनाने का, तो बोलते हैं कि कैश फ्लो बनाने के 2 तरीके हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम लोग बोलें तो इनडायरेक्ट मेथड को रिकमेंड करता है, ठीक है ना। इंड AS 7 के हिसाब से बात करें तो इंड AS 7 के अकॉर्डिंगली बोले तो वो डायरेक्ट मेथड को रिकमेंड करता है, बट अपने यहाँ पर AS 3 की ही बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली करेंगे, और AS 3 के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपने मेथड। तो मेथड क्या है? तो मेथड में 2 हो गए, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अपने कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड में बहुत सिंपल है निकालना। यहाँ पर आप देखो कि कैश बिजनेस के अंदर में बेसिकली मैं बता दूं कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आप देख लो, पहले ऐसे लिखो कि आप कैश इनफ्लो जो निकालते हो, एक निकालते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नंबर 2 निकालते हो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और नंबर 3 निकालते हो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये 3 है जिसके अंदर में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बोलते हैं कि आपका सेम टू सेम नंबर 2 एंड नंबर 3 इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कॉमन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कॉमन है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये दोनों में सेम ही आता है, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर नंबर 1 जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये डिफ़र करता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये डिफ़र करता है, ठीक है ना, ये डिफ़र करता है दोनों में। अदरवाइज और कोई भी ये क्या है, दोनों में सेम है, यानी कि आपका
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे निकालने का तरीका है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में क्या है, सेम है। यानी कि बेसिकली डिफरेंस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के दो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों में ही क्या है, कॉमन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है कि आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम कैसे निकालेंगे, तो यू विल सीधा कैलकुलेट करोगे कि आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो कहाँ से होता है वो सोच लो। तो बोलते हैं हमारे बिजनेस में कैश फ्लो होता है नंबर 1 कैश सेल्स करके, नंबर 2 होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कर लें कि हमारा डेटर्स से कलेक्शन होता है। तो दीज आर द मेजर, दो ही तो सोर्स है जहाँ पे आपके कैश इनफ्लो आते हैं बिजनेस में, एक है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दूसरा है कैश सेल्स। तो ये दो हो गए जहाँ पे आपके कैश आते हैं। और जाते कैसे हैं, तो बोलते हैं जाने के भी रास्ते हैं। आपका पेमेंट कैश परचेजेस हो गया, एंड पेमेंट ऑफ क्या हो गया आपका, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया, सप्लायर, एंड नंबर 3 हो गया पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो आप एक्सपेंसेस कितना पेमेंट करते हैं वो, तो आप ओवरहेड एक्सपेंसेस भी, तो बोलते हैं ये आपके आउटफ्लो हो गए। तो बोलते हैं कि आपका डायरेक्ट मेथड में जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एंड इनकम टैक्स पेमेंट भी आपको कैश बेसिस में लेना है, तो लेस इनकम टैक्स पेड, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। तो अपने डायरेक्ट मेथड में यदि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे अंडर डायरेक्ट मेथड, तो नोट्स बना लेंगे, इसका नोट्स लिख रहा हूं मैं। सो ये रहा आपके स्क्रीन पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज करके अपने कैसे निकाल सकते हैं, डिस्कशन पहले ही हो गया था, मैंने लिखने का काम करते हैं। यदि कोई नोट्स बना रहा है तो वो भी बना पाएगा पॉज करके। यहाँ पर अपने सबसे पहले लिखिए कि बिजनेस में कैश कहाँ से आता है, तो कैश सेल्स से आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आता है, आउटफ्लो कहाँ होता है, तो कैश परचेजेस होता है, पेमेंट टू सप्लायर होता है, पेमेंट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस होता है, इनकम टैक्स पेड आप माइनस करोगे कैश बेसिस पर, और आपका अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो आफ्टर टैक्स आ गया। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो होगा एबनॉर्मल नेचर का, उसको आपको क्या करना है, ऐड या लेस करना है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल कर आ जाएगा, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप क्या करोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लोगे। अब यहाँ पर यदि कोई चीज़ मिसिंग हुआ, आपको सपोज कर लो कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग है, सो हाउ यू कैन गेट दैट। तो आपने काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में सीखा होगा कि यदि कुछ मिसिंग फिगर है तो आप सन्डी डेटर्स अकाउंट बनाकर क्या कर सकते हैं, वहां से निकाल लेते। पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिसिंग हो सकता है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेना पड़ेगा। यदि आपको ऐसे ही पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यदि मिसिंग है तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और साथ में देखना पड़ेगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का एक्सपेंसेस बुक्स में दिखाया है। तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसका बैलेंसिंग फिगर आप एक्सपेंसेस दिखा पाएंगे। यदि आपका इनकम टैक्स पेमेंट नहीं दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ रहता है तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप बनाकर बैलेंसिंग फिगर आप उसमें निकाल पाओगे। तो बेसिक सा बात है, यदि एग्जैक्टली डायरेक्टली सब कुछ दे देगा तो ये तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा, लेकिन यदि कुछ मिसिंग होगा तो आपके लिए वो बच्चा वाला ही सम्स है। यदि आपने अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, इजीली आप ये कर सकते हैं। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का अंडर द डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंपनी का होता है वो दिमाग में होना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो बनाते हैं हम लोग, तो बेसिकली उसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है इनकम्स का, दूसरा सेक्शन होता है एक्सपेंसेस का, तीसरा सेक्शन होता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड के लिए, फोर्थ सेक्शन होता है एप्रोप्रिएशंस। आपको याद होगा हम लोग थर्ड सेक्शंस में इनकम टैक्स लेस करते हैं एंड डेफर्ड टैक्स, मतलब टैक्स आप लेस करते हो फॉर द करंट पीरियड एंड द डेफर्ड टैक्स। तो ये आप क्या करते हो, थर्ड पार्ट में लेस करते हो, तब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। और यदि आपने लास्ट में यदि पीएल का बैलेंस दिया हुआ है तो दैट वाज आफ्टर व्हाट, आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस। तो यदि हम लोग बात करें, एक बार मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिरकार क्या क्या होता है और हमें कहां से रिवर्स करके क्या चीज दिखाना है अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। सो बोलते हैं कि क्रिस्टल क्लियर आप जानते हो, फिर भी मैं आपको वो चीज शो करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 कैसे प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट सेक्शन है इनकम का, इनकम के अंदर में आपका आता है ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा होता है अदर इनकम, ये 2 कैटेगरीज हो गए।
एंड दूसरा होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी कैटेगरीज किया जा सकता है। अपना फोकस कैश फ्लो बनाते समय अभी ये नहीं कि इसके अंदर के आइटम्स को डिस्कस करें, ब्रॉडली आप सब जानते हैं, मैं तो यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये आप एक्सपेंसेस के अंदर जो जो आइटम्स आते हैं वो आपको पता है। अब तीसरा सेक्शन है, सेक्शंस पे केवल ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। लिखा हुआ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स टैक्स, ये दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स, ये सारे आइटम्स के पहले का प्रॉफिट ये है। वो कैसे आता है? 1 - 2 इनकम से आप एक्सपेंसेस टोटल जो आया है ना 1 है आपका ये, और उससे आप ये माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 - 2 करेंगे सो यू विल हैव दिस। तो 1 - 2 करेंगे सो यू विल हैव प्रॉफिट। ये जो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्सेप्ट और आपका एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। अभी आपको कैसे दिखाया जाता है PLO देख लीजिए। फिर आता है एक्सेप्शनल आइटम्स का नंबर। एक्सेप्शनल आइटम्स इस तरीके से दिखाया जाता है। ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और AS5 बोलता है कि वहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में बात नहीं किया है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का बात किया हुआ है कि बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स PL में इस तरीके से दिखाना है सो दैट द इफेक्ट ऑफ दिस कैन बी सीन। जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये देखकर वो समझ जाए कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का कंप्लायंस होता है जो शेड्यूल 3 ने भी किया है। तो शेड्यूल 3 में अल्टीमेटली अपने क्या करते हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाते हैं। फिर आता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाते हैं। आप देख लीजिए एक्सेप्शनल आइटम्स दिखा दिए, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाए, फिर आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है तो मैंने बताया वहां पे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप करंट ईयर का टैक्स जो है वो दिखाते हो, प्लस डेफर्ड टैक्स जो है आपको उसको दिखाना पड़ता है। तो करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, ठीक है। डेफर्ड टैक्स के ऊपर आपका ऑलरेडी AS है उसके लिए। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये आ जाता है, ये प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए आपको पता ही है कि उसके लिए सेपरेटली उसका रेवेन्यू और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको क्या करना पड़ता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेटली दिखाना पड़ता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये आ गया, ये बिफोर टैक्स एंड टैक्स एक्सपेंस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सेपरेटली दिखाते हैं। अब आपका आ गया दोनों का मिलाकर, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का निकल कर आ गया कि कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग मिलाकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। ये मैं क्यों करा रहा हूं, वाई रीजन इज दैट, क्या हमें लास्ट में ये वाला दिया है जो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड थ्रू बैलेंस शीट है। यदि हमारा यहां पर हम हैं तो इसका मतलब है इसके पहले जितना भी होना है ये सारा आइटम हो चुका है। समझ में आ रहा है? ये सारा आइटम हो चुका है। तो दैट्स वाई रिवर्स करते समय फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। डिसकंटिन्यूइंग एक बार आप भूल जाइए, आप सिर्फ कंटिन्यूइंग दिमाग में रखिए। तो कंटिन्यूइंग आपका जो है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है ना ये आफ्टर टैक्स है। तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। बट ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है दैट वाज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट, ऑन एक्रूअल बेसिस, यू नीड टू कन्वर्ट इट ऑन कैश बेसिस। तो आपको पता ही है कि इसके पहले जितने भी आइटम है ये सारे आइटम यहाँ पर लिए गए होंगे ऑन द एक्रूअल बेसिस। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द एक्रूअल बेसिस। तो जो भी एक्रूअल बेसिस का इफेक्ट है वो आपको हटा देना पड़ेगा सो दैट द प्रॉफिट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन द कैश बेसिस। तो आपको कैश बेसिस पे प्रॉफिट चाहिए, तो कैश बेसिस पे प्रॉफिट लाने के लिए सबका रिवर्सल करना जरूरी है। तो आप इनकम और एक्सपेंसेस ये सब चीजों को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्लियर है? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जब आपको सम्स दिया हुआ है तो आप PL बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, सरप्लस बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, या आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब क्या स्टेज पर हो आप, वेदर यू आर हियर और यू आर सीधा यहां पे दिया हुआ है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये वाला दिया हुआ है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन द क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा चीज होता है जो स्टूडेंट मिस कर देता है। वो हमेशा मतलब ये सोच ही नहीं पाता है कि जब बैलेंस शीट में फिगर है ना तो ये सब कुछ हो चुका है,
ये सब कुछ हो गया। एप्रोप्रिएशन होने के बाद बैलेंस शीट का फिगर होता है। सो आप समझ लेना कि क्वेश्चन में पीएल है या बैलेंस शीट है। यदि सरप्लस बैलेंस ओपनिंग है, क्लोजिंग है, दैट मीन्स कि एवरीथिंग डन, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्लस कैरी फॉरवर्ड थ्रू बैलेंस शीट। तो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड थ्रू बैलेंस शीट का मतलब ही क्या हुआ कि सारा एडजस्टमेंट होने के बाद जो सरप्लस है वो आपका बैलेंस शीट में गया। क्लियर है? ये मैं पीएल का आपको केवल याद दिलाने का काम कर रहा था। मैं यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये तो पीएल हर जगह दिख जाएगा आपको, ऐसा कुछ इसमें खास बात नहीं है। ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, सभी चीज़ एक्रूअल बेसिस में है। फिर प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है थर्ड सेक्शन। तो यदि बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में तो आप थर्ड सेक्शन में नहीं हो, आप फोर्थ सेक्शन में हो। और यदि आपका पीएल दिया हुआ है तो आपको दिखाई देगा, आप डायरेक्टली वहां से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिक करोगे और दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तब जाकर आपका क्या होगा, तब जाकर आप अल्टीमेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए डायरेक्ट मेथड बनाए। अभी डायरेक्ट मेथड में कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। सो अंडर इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है। ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यदि नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। पीएल यदि दिया हुआ है तो आपके लिए ढूंढना इजी है, लेकिन यदि पीएल आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में आपका जो बैलेंस सारा एप्रोप्रिएशंस होने के बाद का बैलेंस है, तो आपको चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाकर आप निकाल पाएंगे कि आखिर मेरा बैलेंस क्या है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएशंस हो चुका हो, मतलब आप यदि यहाँ हैं तो आपको रिवर्स करके जाना पड़ेगा। ये सारे आइटम्स के इफेक्ट को रिवर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे आइटम्स के इफेक्ट को रिवर्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। लेकिन इसके बाद भी यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ तो आपने निकाल लिया, तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू डू सो मेनी एडजस्टमेंट्स। अब आपको मैं बता दूं, इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे ऐसे आइटम्स एक्रूअल बेसिस में बना हुआ है। सो अभी भी आपका जो यहाँ पे पीएल बना हुआ दिख रहा है, तो इसके अंदर में ये जो सारे आइटम्स है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्रूअल बेसिस में है। तो इसमें मतलब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मुझे कैंसिल आउट करने हैं, क्योंकि इसमें नॉन कैश आइटम भी आ गया है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आ गया है। नॉन कैश जो ट्रांजेक्शंस मेरा कैश में नहीं हुआ है, पेपर ट्रांजेक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, दैट इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन शुड बी कैंसिल्ड आउट। और नॉन ऑपरेटिंग जो कि यहाँ पर आए हैं बट ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, वो इधर इन्वेस्टिंग है या तो फाइनेंसिंग है, वो आपको कैंसिल यहाँ पे करने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर अपने अब क्या करते हैं, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो आप यहाँ पे हेडिंग में केवल लिखता हूँ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके नीचे बहुत सारे आइटम आएंगे, मैं आइटम्स ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, केवल 2 आइटम लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कि डेप्रिशिएशन ये आपके नॉन कैश आइटम्स हैं। तो डेप्रिसिएशन दिखाने के कारण आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रखा है, आप क्या करोगे, उसे ऐड बैक करोगे। आप ऐड लिखने की जरूरत नहीं है, यदि सिंबल में मैंने कुछ नहीं दिया इसका मतलब वो ऐड, उसका मतलब ये है कि वो ऐड ही हो रहा है। और यदि अपने इससे लेस कर, मतलब उल्टा भी हो सकता था, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि माइनस करना हो तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब जैसे सपोज कर लो कि कंपनी को डिविडेंड मिला, तो अब डिविडेंड मिला तो अदर इनकम में तो डिविडेंड ले रखा है, इंटरेस्ट इनकम ले रखा है, बट अपने तो जानते हैं कि डिविडेंड जो है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि वो आपका यहाँ नहीं आना चाहिए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आइटम है। क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखे रहते हैं तो उसके ऊपर अपने को डिविडेंड मिलता है, किसी कंपनी का डिवेंचर्स ले रखे हैं तो उसके ऊपर अपने को डिवेंचर इंटरेस्ट मिलता है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट या आपका डिविडेंड जो मिला है वो अल्टीमेटली आपने पीएल में ले रखा है, बट वो पीएल आपका ऑपरेटिंग नेचर आइटम्स नहीं है, वो आपका बिजनेस नहीं है, इसलिए उसे आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा एंड दैट इज टू बी टेकन वेयर इन द इनकम, आपका वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वैसा कोई आइटम यदि आपका पीएल में आया हुआ तो उसे आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही आपका मैं केवल ले रहा हूँ डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम तो अपने यहाँ पर डिविडेंड इनकम को क्या करेंगे, डिविडेंड इनकम को अपने यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि डिविडेंड इनकम के पीएल को बढ़ा दिया। मैंने 2 आइटम्स
एग्जाम्पल के तौर पे लिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग फॉर्मेट ध्यान रहना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कोई भी सम्स आप कर दोगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद आपका एडजस्टमेंट होता है, तो बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल में बोल रहा हूँ कि जो आपका करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज भी यदि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है तभी बुक्स में आता है, अदरवाइज नहीं होता। आप सोचो इन्वेंट्री का क्या काम, यदि बिजनेस ही ना चले तो इन्वेंट्री नहीं होगा। डेटर्स का क्या काम, यदि बिजनेस ना चले तो हमें डेटर्स की जरूरत नहीं होती, मतलब डेटर्स ही नहीं होता, क्रेडिटर्स नहीं होता, बिल्स पेबल नहीं होता, बिल्स रिसीवेबल नहीं होता। सो दीज आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यानी कि अपने अल्टीमेटली क्यों एडजस्टमेंट करते हैं, मैं उसका भी आंसर कर रहा हूं कि आखिरकार आप यहां पर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्यों करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रह जाता होगा कि अपने यहां पर क्यों करते हैं, बट मैं उसका आंसर कर रहा हूं कि इसलिए करते हैं क्योंकि that items, current assets and the current liabilities, or in other words working capital, were required only for operating items, operating activities. So that's why these are operating items, hence this is to be taken or included in this statement. तो यहाँ पर अपना next adjustment हो जाता है adjustment for changes in working capital। मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप ध्यान दें कि इसमें भी बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि वो अल्टीमेटली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ये सोर्स है या एप्लीकेशन है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल से आप बाकी करंट एसेट्स का फैसला ले लेना और इसी एग्जांपल से आप बाकी करंट लायबिलिटीज का फैसला ले लेना। तो एग्जांपल ये है कि यदि अपने बिजनेस में अपना करंट एसेट्स बढ़ा, यदि बिजनेस में करंट एसेट्स बढ़ा तो मान लो इन्वेंट्री बढ़ा, तो इन्वेंट्री कैसे बढ़ा होगा, डेफिनेटली अपने इन्वेंट्री खरीद के लाए होंगे, तब तो हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री का लेवल ऊपर गया। सो दैट्स वाई यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यदि करंट एसेट्स बढ़ता है तो ये समझ लेना कि आपका ये एप्लीकेशन है, आपका रुपया गया। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ जस्ट एज ए मतलब एक ध्यान रखने के लिए करा रहा हूँ कि यदि आपका इंक्रीज इन क्या हो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यदि बढ़ता है तो वो आपका एप्लीकेशन है। वैसे ही इन्वेंट्री कम हो गया तो इन्वेंट्री का लेवल यदि नीचे गया तो बिक गया होगा, बिक के कैश आ गया होगा तभी इन्वेंट्री नीचे गया। तो दैट्स वाई डिक्रीज इन आपका अल्टीमेटली यदि करंट एसेट्स आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ये आपके लिए सोर्स है, पॉजिटिव रहने देंगे। वैसे ही वाइस वर्सा लायबिलिटीज़ के लिए भी सोच लेंगे कि हमने यदि मेरा करंट लायबिलिटीज़ कम हो गया दैट मीन्स हमने पेमेंट कर दिया होगा तो कैश आउटफ्लो हो गया। तो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, जब पेमेंट हो जाता है आपका करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ करे तो समझ लेना कि ये एप्लीकेशन है, और करंट लायबिलिटीज़ यदि इंक्रीज़ कर जाए तो समझ लेना कि पैसे आए होंगे तभी आपका करंट लायबिलिटीज बढ़ा है। तो करंट लायबिलिटीज बढ़ जाए तो सोर्स, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए तो एप्लीकेशन, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इसके बाद जो आता है ना रिजल्ट, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अपने बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये जो रिजल्ट होता है ना इसको अपने बोलते हैं कैश फ्लो, दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज before extraordinary, before tax and extraordinary items। अब आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेमेंट IT पेड आप लिखेंगे, दिस इज द सेकेंड लास्ट आइटम। इनकम टैक्स माइनस किया जाता है, तब आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और इसके बाद आप क्या करते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सेपरेट हेड डालकर माइनस करते हो। तो आपका या प्लस भी कर सकते हो, प्लस भी हो सकता है, तो प्लस या माइनस करते हो, जो रिजल्ट आता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये निकल आया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वेदर यू आर फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, अंडर बोथ द मेथड आंसर विल रिमेन सेम, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड इतना ही है, बट डोंट लर्न द फॉर्मेट पूरा। जो लोग सीखते हैं वो आप फॉर्मेट पूरा मत याद करो, ये आइटम आता है,
आप ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखो कि इससे क्या होता है, आपके लिए फटाफट से रिवीजन हो गया और कोई भी सम्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एकदम स्पीड कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। तो मतलब सीधा सा बात है कि आपको याद रखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने के बाद आपको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का करना है, फिर एडजस्टमेंट फॉर आपका क्या करना है, जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए करना है, फिर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इनकम टैक्स पेड लेस कीजिए। उसके बाद जो आ गया आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट कीजिए, आपका कैश फ्लो आ गया आपका फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये है आपका फॉर्मेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। और अब आता है इसके बाद मतलब कि ये केवल ऑपरेटिंग में चेंज होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ईजी है। इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया, आपको बैलेंस शीट अप्रोच दिमाग में रहना चाहिए कि बैलेंस शीट के 2 हेड में जो चेंजेस होता है ना, उसको अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। तो यदि हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपके दिमाग में 2 ही चीज़ चलना चाहिए बैलेंस शीट हेड में। एक है आपका PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि फिक्स एसेट्स जो आप बोलते हो, और इन्वेस्टमेंट। तो बोलते हैं कि ये 2 हेड में जो चेंजेस होता है दैट वर रिकॉर्डेड थ्रू अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, यदि आपने प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन किया, खरीदा, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपका कैश आउटफ्लो हो गया, वो इन्वेस्टिंग में आएगा। आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, डिवेंचर्स खरीदा, आपने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसमें पैसे लगाए हैं, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। या आपने क्या किया, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया, उससे आपको पैसे आए, या आपने क्या किया, कोई एसेस, पुराना एसेस जो यूजलेस है उससे पैसे आए, या आपने अपने कोई सब्सिडियरी कंपनी को पूरा ही बेच दिया, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और एक डायलॉग भी याद रखेंगे, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो अपने मम्मी को ही फॉलो करता है, यानी कि अल्टीमेटली मम्मी जहाँ जहाँ जाती है उसको सबसे ज़्यादा लगाव। एकदम छोटा बच्चा का बात कर रहे हैं, 6 महीना, साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो मम्मी के 2 साल का बच्चा तो एकदम मम्मी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। तो आपके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिला ना, तो वो बच्चा है, जहाँ मम्मी है वहाँ वो बच्चा भी आएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड वेयर अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। साथ ही साथ उस डिविडेंड के ऊपर आपको TDS मान लो लग जा रहा है, टैक्स लग रहा, ठीक है, तो वो जो टैक्स है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा, वो आउटफ्लो हो जाएगा। सो दैट्स वाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आप ये डायलॉग ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। और यहाँ पे मैं अल्टीमेटली 2 ही चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ, ये आपके लिए लिख दे रहा हूँ, चेंजेस इन व्हाट, यहाँ पे मैं ये आपके लिए लिख रहा हूँ, चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये आपके लिए, इससे आप समझ जाएंगे। और जैसे परचेज ऑफ, मैं यदि बोलूं कि यहाँ पे क्या आता है, तो इसके अंदर में आएगा आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। सेल ऑफ एसेट्स, यदि आपने एसेट्स बेचा है तो एसेट्स बेचने से ये आपका क्या हो गया, एसेट्स बेचने से आपका सोर्स हो गया। आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका सोर्स हो गया। यदि आपका TDS कट गया, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लो, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इधर ही आएगा। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो दैट्स वाई ये सोर्स हो गया। बस ये आपका कंप्लीट, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया, सेकेंड पार्ट। और चाहे आपका डायरेक्ट मेथड हो, चाहे आपका इनडायरेक्ट मेथड हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही क्या है, कॉमन। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अब आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश तीसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये भी कॉमन है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़,
तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो निकलेगा वो क्या होगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कंपनी का इसके अंदर क्या आता है, तो बोलते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है ना, जो लॉन्ग टर्म डेट है उसके अंदर जो चेंजेस है, प्लस आपका जो डेट कैपिटल फंड है उसके अंदर में जो चेंजेस है, यदि शेयर इशू किए गए तो आपके नंबर इक्विटी शेयर्स बढ़ गए, प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ गए, आप डिवेंचर्स इशू किए तो अल्टीमेटली वो आपका डिवेंचर्स लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ गया, आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया, लोन लिया पब्लिक से, तो वो क्या हो गया, आपके पास कैश इनफ्लो हो गया, तो बोलते हैं दीज वर कंसिडर्ड वेयर अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपने यदि ठीक से देखो तो मैंने मतलब आप बैलेंस शीट को ठीक से देखो तो बैलेंस शीट का एनाटॉमी में आपको दिखेगा कि मैंने दो हेड, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा इन्वेस्टमेंट, मैंने कहाँ ले लिया, तो बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और करंट एसेट्स कहाँ लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और बैलेंस शीट का जो शेयर मतलब कैपिटल लाइबिलिटीज़ होता है और मतलब लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर एंड द लॉन्ग टर्म डेट वो कहाँ लिया, तो बोलते हैं वो मैंने लिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। यदि आप ठीक से पोस्टमार्टम करेंगे बैलेंस शीट का तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ गया, और पीएल में तो क्वेश्चन मार्क रहता ही नहीं है, जनरली पीएल के अंदर में आपका ऑपरेटिंग नेचर आइटम्स रहता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, यदि उनमें से कोई आइटम नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होता है तो वो वहां से हटकर अल्टीमेटली या तो फाइनेंसिंग में या तो ऑपरेटिंग में या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाता है। फॉर एग्जांपल यदि आपने पीएल के अंदर में डिविडेंड इनकम दिखा रखा, वहां से हटाया जाएगा और वो कहां पर आएगा, वो इन्वेस्टिंग में आएगा। यदि आपने मान लेते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया है और आपने क्या कर रखा है, डिविडेंड पेड कर रखा है, तो डिविडेंड पेड को आपने वहां पे दिखा रखा है, वहां से हटेगा और अल्टीमेटली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा कि वो डिविडेंड सीडीटी वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है, क्योंकि आप डिविडेंड किसको देते हैं, तो बोलते हैं शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, तो बोलते हैं दैट्स वाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यदि शेयर होल्डर्स आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि जहां मम्मी जाती है वहां बच्चा भी चला जाता है, चिपका हुआ रहता है, छोटा बच्चा मम्मी से चिपका हुआ रहता है, तो दैट्स वाई आप वोडाफोन के नेटवर्क की तरह जहाँ वेर एवर यू गोज आवर नेटवर्क फॉलोज, तो वैसे ही आपका अल्टीमेटली उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है मैंने बता दिया, जो चेंजेस होगा क्या चीज़ के अंदर में, तो मैं आपको यहाँ पर ये बात लिख दे रहा हूँ, वो आपके लिए चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, ओनर्स फंड एंड डेट फंड, ये आपके लिए लाइन है। ये यदि ध्यान रखेंगे तो आप पूरा फॉर्मेट आपका है, आप आराम से खुद ही बना सकते हैं, फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है। तो ये आपका जैसे क्या हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, इशू ऑफ शेयर्स ये सोर्स है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ये आपका क्या है, एप्लीकेशन। यदि आपने क्या किया, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड एप्लीकेशन। सीडीटी, यदि आपने सीडीटी डिविडेंड के ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया, वो आपका एप्लीकेशन है। ये जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट को अपने कैश फ्लो फ्रॉम क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। अब आपका ऑपरेटिंग, और एक तीसरा चीज़ जानना आपको जरूरी है, मतलब नेक्स्ट आइटम जो जानना है वो है कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश तो आपका लिक्विड है जो कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, उसको आप बोलेंगे। कैश इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, बोला दो कंडीशन चेक करेंगे, यदि दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उसे आप कैश इक्विवेलेंट बोलोगे। क्या क्या है वो कंडीशन, तो बोलते हैं नंबर 1 कि वो आपका शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया हो, ठीक है, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, तो उसे आप कैश इक्विवेलेंट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपने शेयर में पैसे लगाए तो शेयर में आप मान लो 3 दिन के अंदर वो लिक्विडेट हो जाता है, शॉर्ट पीरियड मतलब यहाँ पे 3 महीना है, तो 3 दिन में ही तो कैश हो जा रहा है। तो क्या अपने शेयर्स को यदि खरीदे हैं तो शेयर्स में पैसे लगाए हैं किसी कंपनी के, तो बोलते हैं जिसका मार्केट में वो शेयर ट्रेड भी करता है, तो बोलते हैं क्या वो कैश इक्विवेलेंट्स में हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ हाईली लिक्विड एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, तो बोलते हैं नहीं वो नहीं होगा। क्यों, कि उसका वैल्यू सर्टेन नहीं है। आप शेयर मार्केट में पैसा आप जानते हो वो तो फ्लक्चुएट होता है, मार्केट चलता रहता है विद एवरी टिक ऑफ टाइम, वो क्या होता है कि वैल्यू या तो ऊपर जाता है प्राइस या तो नीचे जाता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि शेयर का वैल्यू जो है वो फिक्स रहता है। इसलिए वो आपका शेयर परचेस यदि करते हो तो उस केस में अल्टीमेटली वो आपका
कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। लेकिन आपने क्या कर रखा है, मतलब आपने कैश बॉन्ड्स खरीद रखा है जिसका 90 डेज के लिए या 45 डेज के लिए, और आपको उसके ऊपर बॉन्ड्स के ऊपर वैल्यू फिक्स्ड है यदि, तो बोलते हैं यदि आपका उसका वैल्यू फिक्स्ड है तो उस केस में वो कैश इक्विवेलेंट के कैटेगरीज में आ जाएगा। लेकिन यदि उसका वैल्यू फिक्स नहीं है तो कैश इक्विवेलेंट्स के कैटेगरीज में नहीं आएगा। सो ये डिपेंड करेगा कि कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा कि नहीं आएगा, दिस विल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो दैट्स वाई कंडीशन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश इंक्लूड्स व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो इंक्लूड है ही है। कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स व्हाट, तो बोलते हैं दोज मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। नंबर 1, इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से लेस देन 3 months, एंड नंबर 2, द वैल्यू ऑफ विच आर सर्टेन, जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड हो, डिटर्मिनेबल हो, फ्लक्चुएट नहीं करता हो, तब जाकर उसे अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने, तो ये तो समझ ही गए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, अब पूरा फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम छोटा सा मैं बनाकर कि ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप देख लो, ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसा दिखता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा बनता है, हेडिंग डालते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके अंदर में अब अपने क्या करेंगे, तो इसके अंदर में सबसे पहले आप एक पहला नंबर लिखते हो, ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल लिया मैंने, मैं ऊपर डिस्कस किया हूँ डिटेल्स में, वो आप यहाँ पर दिखाओगे, वो चीज़ यहाँ पे शो कर दोगे इस जगह। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये आपने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पे शो कर दिया इस जगह। नंबर बी होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसका भी आइटम आपने यहाँ पर शो किया, और शो करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने आउटर कॉलम में डाला। तीसरा होता है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो आप यहाँ डालोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और वो आइटम भी आपको यहाँ पर डालना है, और डाल के आपने फाइनल यहाँ लिखा। ठीक है, इसके बाद आप आगे तीनों कॉलम को ऐड कर देंगे, तीनों आइटम को, फाइनल कॉलम को, और लिखते हैं आप a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी सी का टोटल सम टोटल ये आ गया जो आया यहाँ पर। इसके साथ अब आपको करना क्या है, तो बोलते हैं ये जो ए बी सी आया ना, इसके साथ मुझे ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टिंग फिगर आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर होना चाहिए। यदि ये आ गया तो आपको एग्जाम में ही पता होता है कि आपने फुल मार्क्स का काम कर लिया है आपका, मतलब, और नहीं आया तो माथा भी खराब होता है, बोला यार ये गलत हो गया। तो आपको फिर भी आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है एग्जाम में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा ही गलत हो गया, तो ऐसे आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन सबको छोड़ छोड़ के भी जाना सही नहीं है, और जिद भी नहीं होना चाहिए कि पूरा करेंगे। विद इन गिवन टाइम आप अपना जितना डिवोट करना है वो डिवोट करो, बनना होगा विद इन गिवन टाइम बनेगा, ये कंफर्म है, सही तरीका चलेंगे बनेगा ही बनेगा। तो ये जो रिजल्ट आया दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो पार्ट ए हमारा रिवीजन का हो गया, जहां पर हमने आपसे दोनों मेथड, सारा बात, जो बारीकी, जो एग्जाम में आप गलती करते हो वो सारा बात मैंने यहाँ पे कर लिया कैश फ्लो के लिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का सम्स करेंगे, और बहुत सारा सम्स करेंगे, ताकि क्या हो कि आप सेकेंड पार्ट में आप उस चीज़ के ऊपर कमांड ले आए, जो चीज़ सीखे हैं, जो गलती आपसे होता है वो भी मैं लेकर आपको सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है।